हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। हमने पिछली बार पढ़ा था शीत युद्ध के बारे में, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो शीत युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसका पार्ट सेकंड है और इसमें हम पढ़ाएंगे शीत युद्ध के कारण। पार्ट सेकंड में कई टॉपिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जब पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि छोटी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो और सिलेबस चैप्टर पूरा ख़त्म। छोटी सी वीडियो में, ज़्यादा नहीं, तीन, इसके बाद अगला पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा पहला। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं शीत युद्ध के कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, तो वैचारिक मतभेद। शीत युद्ध का पहला कारण है वैचारिक मतभेद, मतलब शीत युद्ध क्यों था, वो वैचारिक मतभेद के कारण था। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है। ये तो हमने पढ़ा ही था कल कि दो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक, और इसमें दो बड़ी महाशक्तियाँ निकल के आई थी, अमेरिका अमेरिका और सोवियत संघ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा है। ठीक है, कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अब ये और पढ़ते हैं आगे। अमेरिका पूंजीवाद का, जो अमेरिका था ना, वो विचारधारा की लड़ाई में भी बताया गया कि कैसे विचारिक लड़ाई थी, मतलब अपनी विचारधारा की, किसी की क्या विचारधारा होती है, किसी की क्या विचारधारा होती है, तो उनकी विचारधारा की लड़ाई थी। जैसे अमेरिका जो था वो पूंजीवाद का समर्थक था, अमेरिका पूंजीवाद को समर्थन देता था, जो प्राइवेटेशन जो होता है ना वो पूरा, उसको समर्थन ज़्यादातर देता था। जबकि सोवियत संघ है वो साम्यवाद का प्रचार करने वाला था। पूंजीवाद में ज़्यादातर प्राइवेट होता है हर चीज़, ठीक है, वो सरकार के अंडर में ज़्यादा कुछ नहीं आता, और साम्यवाद में सबको ही पता है कि ये सरकारी होता है ज़्यादातर। साम्यवाद को भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था अमेरिका, पूंजीवाद। ठीक है, और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था, यानी इन दोनों के अलग अलग विचारधाराएं थी, इसलिए इसे वैचारिक मतभेद भी कहा गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। साम्यवाद पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया तथा यूगोस्लाविया के साथ साथ एशिया के उत्तर कोरिया तथा चीन में फैला हुआ था। इसमें यह बताया गया कि जो साम्यवाद है, साम्यवाद जो विचारधारा या फिर अर्थव्यवस्था जो होती है ना, तो उसमें ये साम्यवाद है पूर्वी जर्मनी, मतलब जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी ना, बर्लिन की दीवार, उससे पूरा ये राइट साइड में जितना भी जर्मनी का हिस्सा है, या रोमानिया का, हंगरी और यूगोस्लाविया के साथ साथ जो एशिया के जो उत्तर कोरिया है, एशिया का जो उत्तर कोरिया और चीन में भी साम्यवाद फैला हुआ है। ये बात सबको पता है, चीन में कौन से व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। इससे अमेरिका को खतरा महसूस हुआ, इससे अमेरिका को लगा कि हमारा जो विचारधारा है, यानी हमारी जो विचारधारा है वो समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये जो साम्यवाद है वो हर जगह फैलता हुआ नज़र आ रहा था। तो अमेरिका को लगा कि ये तो हमारे लिए भाई खतरा है भाई, उन्हें डर लगा था। तो इससे मध्य दोनों के मध्य क्या हुई, वैचारिक खाई एक पैदा हो गई, जिससे कि दोनों के बीच मतभेद हुए। इससे विचारिक मतभेद, यानी वैचारिक मतलब दोनों के आचार और विचार, ठीक है, इसके कारण उनके मतभेद पैदा हो गए। अब दूसरा पॉइंट है शीत युद्ध का दूसरा पॉइंट, मतलब शीत युद्ध के कारण का दूसरा पॉइंट। ठीक है, पहला था वैचारिक मतभेद के कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ या फिर पैदा हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं शक्ति का संघर्ष, शक्ति के लिए संघर्ष। जो दोनों महाशक्तियाँ थी वो ये चाहती थी कि वो अपने आप को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाए, और अपने जो क्षेत्र में है, अपने जो उनका प्रभावी क्षेत्र है उसमें वो अपना वृद्धि कर सके, प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि, मतलब वो अपने आप को यूँ समझ लो सबसे ऊंचा बनाना चाहते थे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, ऐसा बनाना चाहते थे। अब तीसरा देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्रूमैन ट्रूमैन सिद्धांत। अब ये पढ़ते हैं ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। ये तीसरा पॉइंट है शीत युद्ध के कारण का तीसरा पॉइंट। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन ने सोवियत संघ के, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ट्रूमैन ने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए, किसको प्रभाव को रोकने के लिए, सोवियत संघ के, यूएसएसआर के लिए, क्योंकि उन दोनों के बीच था ना, तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिमी यूरोप के राज्य, जो पश्चिमी यूरोप है यानी बर्लिन की जो दीवार बनाई थी उसके लेफ्ट साइड के जो भी राज्य या फिर राज्य को सहायता देने के लिए उन्होंने कार्यक्रम बनाया और कहा, उन्होंने क्या बनाया, कार्यक्रम बनाया और उनसे कहा अमेरिका उस प्रत्येक देशों की सहायता करेगा, जो अमेरिका है वो पश्चिमी यूरोप के सभी देशों के प्रत्येक देशों की सहायता करेगा, किसकी, प्रत्येक देशों की सहायता करेगा जो साम्यवाद से भयभीत हो, जिन्हें लगता है कि साम्यवाद बेकार है, मतलब ये सब है, उनसे वो नहीं अपनाना चाहते, तो वो साम्यवाद का प्रचार रोकना चाहते थे जो अमेरिका थे, तो उन्होंने यही उन्हें सहायता करने के लिए बताया कि साम्यवाद है भयभीत हो, और जिससे साम्यवाद का प्रचार रुक सके। ठीक है,
तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, शीत युद्ध का कारण जो फोर्थ पॉइंट है इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। फुलटन भाषा, ये क्या है भाई, चलो देखते हैं क्या है ये। ब्रिटेन के, अब ब्रिटेन उसमें कौन था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब इसमें फुलटन भाषण में ये बताया गया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ये किसके प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 5 मार्च, ये नोट करने वाली लाइन है, 5 मार्च 1946 को फुलटन नामक स्थान पर, कहाँ पर, फुलटन नामक स्थान पर दिए गए अपने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो सोवियत संघ के शासन को लौह अवतार बताते हुए स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए, सोवियत संघ के विरोध के लिए अंग्ल अमेरिका गठबंधन की सहाय आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें एक तरह से ये बताया गया, फुलटन के भाषण में पूरी तरफ से सोवियत संघ के खिलाफ था और अमेरिका की साइड था, और जो उनका वो है, क्या कहते हैं, अमेरिका गठबंधन के साथ वो आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया, और इसे भाषण को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इसे शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत, फॉर्मेलिटीज स्टार्टिंग। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मार्शल योजना। अब ये किसने चलाई थी, मार्शल योजना फोर्थ पॉइंट है, मार्शल योजना। चलो देखते हैं, मार्शल योजना हाईलाइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद 1945 में द्वितीय विश्व का अंत हुआ। उसके बाद यूरोप की स्थिति, जो यूरोप है उसकी स्थिति निराशाजनक थी, यानी उनकी हालत बेकार हो चुकी थी, इनकी यूरोप की, द्वितीय विश्व के, ठीक है। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री है, कौन थे विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री है जॉर्ज मार्शल ने। जॉर्ज मार्शल ने क्या करा, 1947 में जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए उन्होंने एक योजना का प्रसार किया, ठीक है, योजना का प्रस्ताव रखा उन्होंने, जिसे आधिकारिक तौर पर यूरोप की बहाली के लिए कार्यक्रम कहा जाता है, और अनौपचारिक रूप से मार्शल योजना। इससे शॉर्ट फॉर्म में इसके बारे में बताऊँ, मार्शल योजना में जो अमेरिका था द्वितीय विश्व के बाद, यूरोप की कंट्री जो थी, कुछ यूरोप की कंट्री, उनका निराशाजनक वो, मतलब स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका ने उनकी सहायता करने के लिए, उनके अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई, और इसे योजना को लागू करने का कार्यक्रम कहा जाता है, इसे मार्शल योजना कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, ये है मोलोटोव योजना। अब ये पढ़ते हैं, मोलोटोव योजना 1947 में, जैसे मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा बनाई गई, वैसे ही सेम मोलोटोव योजना 1947 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के द्वारा, किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी। ये प्रणाली थी ताकि जो पूर्वी यूरोप में उन देशों के पुनर्निर्माण में, मतलब ये पूर्वी यूरोप है जो मैंने बताया था राइट साइड में, उन देशों के निर्माण में, पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान की जा सके। राजनीतिक और आर्थिक रूप से सोवियत संघ से जुड़े थे, जो राजनीतिक, उन्हें पुनर्निर्माण की सहायता प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की, जो सोवियत संघ से राजनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़े थे। इससे सोवियत संघ से मोलोटोव योजना में। इसे मार्शल योजना के सोवियत में, अभी मैंने बताया क्या, ये सोवियत जो अमेरिका ने जो बनाया था मार्शल योजना, उसके एक तरह का संस्करण भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। सोवियत संघ के जो विदेश मंत्री है व्यास्टेस्लाव मोलोटोव ने मार्शल योजना 1947 को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। अब आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो है शीत युद्ध है, उसके क्या परिणाम है, जो शीत युद्ध हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं शीत युद्ध के क्या परिणाम थे। पहला, दो ध्रुवीयता का उदय हुआ, यानी शीत युद्ध दो के बीच था, तो दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी, पहला, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव होंगे, क्योंकि दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी है, और पश्चिमी यूरोप में अमेरिका का वो राज चल रहा था, यूँ समझ लो, और उनकी विचारधारा, और पूर्वी यूरोप, वो पूर्वी साइड में जो पूर्वी खेमा था वो सोवियत संघ का था, और उनकी विचारधारा चल रही थी। तो दोनों जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे उनमें तनाव पैदा हुआ, और दोनों के बीच, ये भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों के बीच हथियारों की और सैनिक गुटबाजी को लेकर बढ़ावा हुआ, और उनकी होड़ हो गई, शस्त्रों के जो हथियार है दोनों बढ़ाना चाहते थे महाशक्तियाँ, ताकि अपने आप को ताकतवर बना सके और अपने आप को ताकतवर दिखा सके। अब फोर्थ पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। जो दो शीत युद्ध का जो परिणाम है उसमें दो महाशक्ति थी, तो हर देश सोचता था कभी इसमें अमेरिका में चला जाए, कभी इसमें चला जाए, ताकि किसी ना, जब युद्ध होता है तो किसी से बच सके। लेकिन ये ऐसा हुआ
कि भारत ने और कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्री ने ऐसा करा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण करा। इसमें ये होता है कि दोनों देशों से अलग रहते हैं, ये दोनों महाशक्तियों से अलग रहते हैं, इनमें कोई मिलना नहीं चाहते, अलग अपनी ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ है एशिया अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ। जो एशिया अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्र है वो उनसे निकल कर नए स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशाली में कमी आई। ये जो यूएनओ है, अमेरिका का तो पता ही है, वो किसी की बात मानता नहीं है। तो उसने जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई और उसके जब परिणाम देखने को मिले तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रभाव, मतलब उसका जो प्रभाव है उसमें कमी आ गई और वैश्विक समस्याओं का समाधान मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ विचारधाराओं की लड़ाई, इन सब की लड़ाई, हथियारों की होड़ चल रही थी। तो वैश्विक जो समस्याएं थे उनको इन्होंने पूरी तरह इग्नोर किया। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। ये दूसरा पार्ट है, अगले पार्ट में पूरा हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, हाँ भाई ये डाउट है मुझे, ताकि मैं उसको सोल्व कर सकूँ और आपकी पूरे सारे परेशानी दूर कर सकूँ। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके। तो मिलते हैं कल।